नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में आपके जीएस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि करंट अफेयर के भी सभी प्रश्नों का रिविजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न आ चुका है इंडियन ज्योग्राफी से। पहला प्रश्न, तो क्लास में चलते हैं। पहला प्रश्न आ चुका है, अरे पहला प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से है और क्या कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत एग्जाम में ये सभी बांध से संबंधित बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल बांध है जो, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग सतलुज नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? सतलज नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? सतलज नदी पे। तो ये तो आप लोग याद रख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भाखड़ा एक शब्द है, यहाँ पे सतलज नदी भाखड़ा नांगल बांध में यहाँ पे दो बांध है। जो भाखड़ा बांध है ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? ये हरियाणा में स्थित है। और एक बांध जो नांगल बांध है वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि यहाँ पे जो है दो बांध है, उसके बाद वो जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। विश्व का आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा कैसा बांध है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कैसा बांध है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर आपसे पूछे कि भाखड़ा नांगल बांध से किन राज्यों को लाभ होता है, तो एक तो आप लोग हिमाचल प्रदेश से आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश को लाभ होता है, ठीक, हिमाचल प्रदेश को। और दूसरे बात आप लोग ध्यान रखेंगे, दिल्ली को भी इस परियोजना से थोड़े लाभ होते हैं। उसके बाद दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया आपका, हरियाणा, पंजाब भी लाभ उठाता है, पंजाब, उसके बाद एक और आपके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद एक आपका राजस्थान। इन राज्यों को इस योजना से लाभ होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है इस प्रश्न से। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का रिवीजन करते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सतलज नदी या फिर इसे सतलुज भी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पे बना हुआ है। और विश्व का ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा बांध पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा बांध, यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा जो बांध हो जाएगा वो महानदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? महानदी पे बना हुआ है, महानदी। और महानदी पे बना हुआ कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ पे है? हीराकुंड बांध कहाँ पे है? ये उड़ीसा राज्य में है। ये भी बातें आप लोग साथ में याद रखेंगे, कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में, ठीक। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हाँ, तो लाभ किसको किसको मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलता है, दिल्ली को लाभ मिलता है, हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान को, इससे लाभ मिलने वाला है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इस पे दो बांध कौन कौन से बने हुए, एक तो हरियाणा राज्य में, एक तो हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात स्थित है, तो बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जोग जलप्रपात, ठीक। ये पूछ रहा है किस नदी पे स्थित है? जोग जलप्रपात, इसे गरसोप्पा भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे ही बोलते हैं, जोग या इसे ही बोलते हैं, जोग या गरसोप्पा भी बोलते हैं, गरसोप्पा इसी को ही बोलते हैं। और इसको ही बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो ये किस नदी पे स्थित है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये शरावती नदी पे स्थित है। किस नदी पे? शरावती नदी पे स्थित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पे इस प्रश्न से हम लोग जो है बांधों से संबंधित, जलप्रपातों से संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि कुचिकल जलप्रपात कहाँ पे है? कुचिकल जो है जलप्रपात, ये किस नदी पे बना हुआ है? कुचिकल जो जलप्रपात है ना, ये वैराही नदी पे, आप लोग ध्यान रखेंगे, किस नदी पे? वैराही नदी पे बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि शिव समुद्रम जलप्रपात बता दीजिए, शिव समुद्रम जलप्रपात ये बता दीजिए किस नदी पे बना हुआ है? शिव समुद्रम, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे बना हुआ। अगर आपसे दूध सागर जलप्रपात पूछ ले, किस नदी पे है? दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जो आपके जलप्रपात है ये मांडवी नदी है। और मांडवी कहाँ की नदी है? मांडवी गोवा की नदी है। कहाँ की नदी है? गोवा की। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। हुंड्रू जलप्रपात अगर आपसे पूछे तो स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ है। यहाँ पे एक दो और आप लोग नोट करेंगे, हुंड्रू
हुंडरू जलप्रपात, तो ये आप लोग बता देंगे किस नदी पे, स्वर्ण रेखा नदी पे। एक और नर्मदा पे स्थित आप लोग ध्यान रखेंगे, धुआंधार जलप्रपात अगर आपसे पूछे, धुआंधार जलप्रपात अगर आपसे पूछे किस नदी पे, तो ये भी नर्मदा पे है। कहाँ पे, नर्मदा। चित्रकूट जलप्रपात बता दीजिए आपको कहाँ पे है, चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। सही तो था, चित्रकूट जलप्रपात, तो ये आपके ये किस नदी पे बता, इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इंद्रावती नदी पे। तो इतने जलप्रपात आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए हमने क्या बताया कि जोग जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, तो ये शरावती नदी पे बना हुआ है। शरावती, इस जलप्रपात को क्या बोलते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। और धुआंधार जलप्रपात पूछे किस नदी पे है, तो वो नर्मदा नदी पे है। हुंडरू जलप्रपात पूछे तो भी स्वर्णरेखा नदी पे है। कुचिकल जलप्रपात वैराही नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात नर्मदा पे है। और दूधसागर मांडवी नदी पे है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे स्थित है। ठीक, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, ये एक कौन थे, सूफी संत थे। कौन थे, सूफी संत। ये बहुत ही फेमस सूफी संत हैं और इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, ये एक सूफी संत है। अगर आपसे पूछे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस चीज की स्थापना की थी, इन्होंने ही स्थापना की थी, सूफी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, स्थापना ये किसकी कहते हैं, तो ये स्थापना कहते हैं चिश्ती संप्रदाय की। किसकी, चिश्ती संप्रदाय की ये स्थापना करते हैं। चिश्ती सिलसिला भी मिलता है, सिलसिला भी कहीं कहीं मिलता है। संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय की ये क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और जो इनकी मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मुनीस अल अरवा। क्या कहते हैं इसको, मुनीस अल अरवा इसको बोलते हैं। और मुनीस अल अरवा का मतलब इसका अर्थ क्या होता है, आत्मा का विश्वास। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि इसका अर्थ क्या होता है, आत्मा का विश्वास इसका अर्थ होता है। आत्मा का विश्वास, आत्मा का विश्वास। अगर आपसे पूछे कि इसकी रचना किसने किया था, अगर आपसे पूछे कि इसकी रचना किसने किया था, अरे मुनीस अल अरवा की रचना किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे इसकी रचना जहां आरा बेगम ने किया था। किसने, जहां आरा बेगम। अगर आपसे पूछे जहां आरा बेगम ये किसकी बेटी थी, तो ये बेटी थी आपके शाहजहां की। किसकी बेटी थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये शाहजहां की बेटी थी। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ये वो भी बात एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी बात करते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है वो है मुनीस अल अरवा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, एक सूफी संत थे। अगर आपसे पूछे कि किसने की स्थापना करते हैं, तो ये चिश्ती संप्रदाय या फिर चिश्ती सिलसिला भी मिलता है, उसकी स्थापना ये करते हैं। और मुनीस अल अरवा की रचना जहां आरा बेगम ने किया था। जहां आरा बेगम किसकी पुत्री थी, तो शाहजहां की पुत्री थी। इतनी चीजें हमने आपको बताया, आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ हमारे जुड़ जाइए और भी इसी तरह के क्लास पाने के लिए। अगला प्रश्न आ चुका है मॉडर्न हिस्ट्री। किसी भी एग्जाम के लिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। देखिए एक कांड हो जाता है जिसे कहते हैं चौरी चौरा कांड। क्या कहते हैं, चौरी चौरा कांड। अब ये चौरी चौरा कांड होता कब है, कहाँ होता है, तो ये फरवरी 1922 की घटना है। फरवरी 1922 की घटना है। और कहाँ की घटना है, एक गोरखपुर जनपद की घटना है, गोरखपुर जनपद की। इसमें क्या कर दिया गया था, कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, जो मतलब महात्मा गांधी जी के सपोर्टर थे, उन्होंने एक पुलिस थाने को जिंदा जला दिया था। और क्यों जलाया था, तो उसका भी रीजन था क्योंकि वो लोग कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किसान धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस पर जो पुलिसकर्मियों ने गोली चलाया था या फिर उस धरना को पुलिसकर्मियों द्वारा रोका जा रहा था। वो गुस्से में आकर क्या किए, एक पुलिस थाना था जो कि चौरी चौरा नामक स्थान पे था, उसे जिंदा मतलब उसको जला दिए। उसमें 23 लोगों की मतलब मृत्यु हो गई थी जल करके। तो उसको कहा गया चौरी चौरा कांड। फरवरी 1922 की घटना है और ये गोरखपुर में हुआ था। और इसी के यही घटना हुआ तभी क्या कर दिए गांधी जी ने
किस आंदोलन को वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया, इसी के बाद बंद कर दिया। ठीक, और असहयोग आंदोलन अगर आपसे पूछे शुरू कब हुआ था, तो ये जैसे कि आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन को इन्होंने शुरू किया था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि आखिर क्या कारण था कि गांधी जी ने ये सभी आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन चलाने का क्या कारण था, तो उस समय आप लोग जानते हैं रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून इसे कहा जाता था, रॉलेट एक्ट। इसके तहत चाहे जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। उसके बाद इसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, खिलाफत आंदोलन भी भारत में चल रहा था इसी समय पे। तो ये भी कब शुरुआत होता? 1919-20 में ये भी चला था। उसके बाद और एक घटना हुई थी, आप लोग सभी जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग, इन सभी के विरोध में क्या कर रहे थे गांधी जी? इसको शुरू किए थे असहयोग आंदोलन को। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। आइए चलिए इसका रिविजन कर लेते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापिस किया। तो चौरी चौरा कांड हो गया था फरवरी 1922 को गोरखपुर में, और इसी के वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया था। शुरू किए थे गांधी जी 1920 में, और क्यों शुरू किए थे? क्योंकि उस समय रॉलेट एक्ट आया था, खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हो गया था तुर्की के खलीफा पद को समर्थन देने के लिए। उसके बाद जलियांवाला बाग भी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। तो ये सभी घटनाओं की वजह से गांधी जी ने शुरू किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेशनल पार्क से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी या फिर स्टैटिक में आप सभी ये सभी चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है। तो देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का अगर आपसे पूछे पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम इसका नेफा है। क्या नाम है? पुराना नाम नेफा है। अगर आपसे पूछे राजधानी क्या है, तो ईटानगर इसकी राजधानी है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ नेशनल पार्कों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि माउलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, माउलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, दाची गाम नेशनल पार्क, दाची गाम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके वहां पे है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और अगर आपसे पूछे वो जहाँ तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको कहते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये भारत के मणिपुर राज्य में। यहाँ पे एक झील है जिसको क्या बोलते हैं? लोकटक झील पे ये स्थित है। ये नेशनल पार्क लोकटक झील पे स्थित है, और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और एक आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में है, और अगर आपसे पूछे एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क बता दीजिए, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है ये भी आपके जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। तो इतनी नेशनल पार्कों के बारे में याद रखेंगे। देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम मैंने बताया नेफा होता है, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी ईटानगर। ठीक, अगर आपसे पूछे वहीं पे कि माउलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। दाची गाम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील पे कहाँ पे? एकमात्र भारत का तैरता नेशनल पार्क है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और आपका जो नामदफा था वो भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और दाची ग्राम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न फिर आ चुका है, इंडियन जियोग्राफी से है। तो इस क्लास की खास बात यह है कि जीएस के आपके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा इसी में। देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो सोन नदी पूछ ले या फिर नर्मदा नदी पूछ ले। सोन कहाँ गया? सोन नदी या फिर
नर्मदा नदी। तो इन सभी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये अमरकंटक में है। कहाँ पे, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से इन सभी नदियों का उद्गम होता है। और अमरकंटक की पहाड़ी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है मैकाल की ऊंची चोटी है। मैकाल जो पहाड़ी है, कैकाल हो जाएगा क्या, ये जो है मैकाल पहाड़ी जो है उसकी क्या है, मैकाल जो पहाड़ी है इसकी ऊंची चोटी है। क्या है, ऊंची चोटी। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। महानदी, अभी हमने महानदी के बारे में बताया कि इस पे कौन सा बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध बना हुआ है उड़ीसा में। तो इसका जो उद्गम होता है ये सिहावा पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी। और सिहावा पहाड़ी कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। कावेरी नदी का बता दीजिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कावेरी नदी का। तो इसका जो उद्गम होता है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कहाँ पे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, एक और आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे कृष्णा नदी, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी ये कई बार भी पूछा भी गया, तो ये महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है, महाबलेश्वर से। अगर आपसे पूछे वहीं पे एक और नदी है जो कृष्णा गोदावरी और फिर कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है उद्गम, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम पूछे तब कहाँ से होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, या फिर नर्मदा नदी पूछ ले, इन दोनों का जो है अमरकंटक हो जाएगा। आप लोग जरूर याद रखेंगे। मैकाल पहाड़ी की ऊंची चोटी है अमरकंटक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है महानदी। कावेरी नदी भी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कृष्णा नदी का पूछ ले कहाँ से उद्गम होता है, तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो इन सभी नदियों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब इस प्रश्न में हम लोग किसका प्रयोग पढ़ने वाले हैं, ये साइंस के प्रश्नों को इसमें पढ़ने वाले हैं। नक्काशीदार जो है इसमें हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। देखिए हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक नहीं बोला है, हाइड्रोफ्लोरिक बोला है। क्या बोला है, हाइड्रोफ्लोरिक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें कौन सा अम्ल का उपयोग होता है, हाइड्रोफ्लोरिक। और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक, और ये होता है क्या, हाइड्रोफ्लोरिक। अभी हाइड्रोक्लोरिक के बारे में ही बताते हैं, पहले इसको लिखिए। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इसमें उपयोग होता है, किसमें, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। अब कुछ तत्वों या फिर कुछ केमिकलों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, सर्वाधिक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो ये होता है आपका फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि एक्वा रेजिया कैसे बनाया जाता है, एक्वा रेजिया कैसे बनता है, तो एक्वा रेजिया जो है आप जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या मिलाते हैं, HCl मिलाते हैं, नाइट्रिक अम्ल प्लस HCl को मिलाते हैं तब एक्वा रेजिया बनता है। और HCl आपसे बताएं किसे कहते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं, जो पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पेट में पाया जाता है, और इसे ही म्यूरिएटिक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये भी बातें, म्यूरिएटिक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, किसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो होता है वो फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। अगर आपसे पूछे एक्वा रेजिया के बारे में, तो नाइट्रिक अम्ल जो है और HCl को मिला करके एक्वा रेजिया बनता है। HCl किसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर म्यूरिएटिक अम्ल को मिला करके ये इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl को कहते हैं। ठीक, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसका दूसरा नाम म्यूरिएटिक अम्ल भी है। पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है, देखिए नदियां जहाँ से बहती हैं और फिर बहना जब छोड़ देती हैं या फिर बहती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं, वो जो क्षेत्र होता है जिसके बीच में दो पहाड़ों के बीच में, उसको घाटी बोलते हैं। और ये पूछ रहा है पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है, तो पूगा घाटी पूछे तो ये लद्दाख राज्य में स्थित है। कहाँ पे, लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे स्थित है
और लद्दाख की राजधानी क्या है भाई, ये भी बता दीजिए। तो लद्दाख की अगर राजधानी पूछे तो लेह है यहाँ की राजधानी। अभी इसमें यहाँ पे 5 नए जिले बने हैं, 7 टोटल जिले हो गए हैं। नुब्रा घाटी भी अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो ये भी आपकी नुब्रा घाटी भी पूछे तो भी लद्दाख में है। कहाँ पे है, नुब्रा घाटी भी लद्दाख में है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। नीलम घाटी पूछे अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, नीलम, कुछ घाटियों के बारे में पढ़ लेते हैं। नीलम घाटी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है नीलम घाटी। ठीक, बहुत लोगों का नाम भी होता है नीलम, तो ये जो है जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछे कि दून घाटी कहाँ पे है, दून और द्वार ये सभी घाटियां जो है ये उत्तराखंड राज्य में, कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में होती हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चुम्बी घाटी कहाँ पे, चुम्बी घाटी कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। चुम्बी घाटी कहाँ पे है, सिक्किम में। थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे बराक घाटी कहाँ पे है, सीधे जाएंगे असम में। देखिए, अगर आपसे पूछे बराक घाटी कहाँ पे है, तो ये असम में स्थित है। कहाँ पे, असम में स्थित है। ठीक, एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, बराक घाटी असम में। एक और आप लोग ध्यान देंगे, साइलेंट वैली जिसे मूक घाटी बोलते हैं, मूक घाटी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये केरल में है। इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली भी बोलते हैं या फिर साइलेंट घाटी भी बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है या फिर नुब्रा घाटी पूछे तो ये दोनों लद्दाख में स्थित घाटी हैं। कहाँ पे, लद्दाख में स्थित घाटी हैं। नीलम घाटी जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। दून घाटी कहाँ पे है, ये उत्तराखंड राज्य में है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है। ठीक, चुम्बी घाटी कहाँ पे है, सिक्किम में है। बराक घाटी असम में है। कहाँ पे बराक घाटी है, असम में है। और मूक घाटी कहाँ पे, केरल में। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट घाटियां हैं, इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, याद रखेंगे आप लोग। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, देखिए जो महाजनपदों के बारे में जानकारी है ना, सबसे शक्तिशाली जो जनपद था मगध था, क्योंकि ये जो है कृषि क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा संपन्न था। और ये जो महाजनपदों के बारे में, ये हमको अगर आपसे पूछे कि जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो आप लोग बताएंगे अंगुत्तर निकाय। ठीक, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अगर आपसे पूछे कि किस जैन ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो आप लोग बताएंगे भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। ठीक, और कुछ महाजनपद जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनकी राजधानियों के बारे में, कुल अगर आपसे पूछे कितनी महाजनपदें थी, तो आप लोग बताएंगे कुल 16 महाजनपद का उदय हुआ था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो इसमें उज्जैन या फिर माहिष्मती आप लोग बताएंगे। क्या, उज्जैन या फिर माहिष्मती। ठीक, माहिष्मती। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, उज्जैन या फिर माहिष्मती। अगर आपसे मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है, यह है आपकी विराट नगर। क्या है, विराट नगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। अगर आपसे पूछेगा वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है, तो इसका है वैशाली। क्या है, वैशाली। अगर एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, मत्स्य का विराट नगर हो गया, गुजरात साइड में था। वत्स का राजधानी क्या है, वैशाली। अंग की राजधानी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताएंगे अंग की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी चंपा। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। और मगध जानकारी इसकी कहाँ पे मिलती है हम लोग को, जो है महाजनपद के बारे में जानकारी, ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। अंग की राजधानी थी क्या, चंपा। और वत्स की राजधानी क्या थी, वैशाली। और अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन या फिर माहिष्मती। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि बंगाल में अमला अधिकारी कौन होता था। तो देखिए, बंगाल में जो अमला अधिकारी होते ना, वो जमींदार होते थे। कौन होते थे, जमींदार होते थे। ठीक है पार्थ, आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुछ यहाँ पे प्रश्न पढ़ लेते हैं, जैसे अस्थाई बंदोबस्त है, जमींदारों से ही संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त, ये अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पे लगाया गया एक व्यवस्था था, जो टैक्स को वसूलने के लिए था, जो भूमि से टैक्स को वसूलने के लिए था। ये पूछे कब शुरू हुआ था, तो 1793 में शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है, ऐसे ही कह पूछता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था।
ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रिस्पेक्ट नहीं देना था, थे नहीं था, ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे अस्थायी बंदोबस्त में, इसमें भूमि का मालिक किसे बनाया गया था, भूमि का मालिक किसे बनाया गया था, अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था, तो इसमें भूमि का मालिक किसे बनाया गया था, तो जमींदार को ही भूमि का मालिक बनाया गया था। किसको, जमींदार को, ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जमींदार का जो वेतन होता था ना, जमींदार का वेतन, ये भी पूछा जाता कितना, तो जमींदार का वेतन जो है 1 भाग होता था, 11 भाग में से 1 भाग जो है वो जमींदार का वेतन होता था। और कंपनी को कितना जाता था, कंपनी को कितना जाता था टैक्स, तो 11 भाग में से 10 भाग किसे जाता था, कंपनी को जाता था। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज को भी ध्यान रखिएगा, पूछता है जीडी वगैरह में ये सभी चीजें पूछी जाती है। तो देखिए बंगाल में अमला अधिकारी कौन होता है, तो देखिए बंगाल में जो अमला अधिकारी होता है वो जमींदार होता है। क्या होता है, जमींदार। अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। आप लोग ध्यान रखेंगे भूमि का मालिक इसमें कौन होता है, जमींदार होता है। इसकी वेतन कौन होती है, 1/11, और कंपनी 10/11 भाग इसमें कंपनी को जाता था। ठीक ठीक। ये मुर्रा किसकी नस्ल है, तो मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। और भैंस की नस्लें कौन थी, जाफराबादी, गोदावरी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी थी, जाफराबादी और गोदावरी, ये सभी भैंस की नस्लें हैं। एक और आपके निमाड़ी, साहिवाल भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी भैंस की नस्लें क्योंकि पूछी जाती हैं, निमाड़ी, साहिवाल, ये सभी भैंस की। ओहो, साहिवाला, मधुबाला नहीं लिख रहे हैं, साहिवाल, ठीक, साहिवाल, हाँ आप सही है। ये सभी भैंस की नस्लें हैं, ठीक। अगर आपसे पूछे गिर किसकी नस्ल है, तो ये गाय की नस्ल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपको बर्बरी किसकी नस्ल है, बर्बरी ये नस्ल किसकी है, तो बर्बरी जो नस्ल है ये बकरी की नस्ल है, बकरी, गोट, ठीक ना, गोट की नस्ल है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि बसला नस्ल किसकी है, बसरा, तो बसरा जो है, बसरा जो नस्ल है ना, ये किसकी है, तो ये मुर्गी की नस्ल है, ठीक। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मुर्गी की नस्ल है, ठीक। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कड़कनाथ क्या होता है, तो वो मुर्गे की नस्ल है, कड़कनाथ मुर्गा, मध्य प्रदेश साइड में ज्यादा पाया जाता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मुर्रा किसकी नस्ल है, तो ये भैंस की नस्ल है। और जफराबादी भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। गोदावरी, निमाड़ी और साहिवाल, ये सभी इंपॉर्टेंट, निमाड़ी इंपॉर्टेंट है और साहिवाल भी इंपॉर्टेंट है। गांव वगैरह में आप लोग रहते होंगे तो सुनते होंगे साहिवाल, निमाड़ी। और गिर किसकी नस्ल है, ये गाय की नस्ल है। बर्बरी किसकी नस्ल है, तो ये जो है ये बकरी की नस्ल है। वैसे दाढ़ी बाल बनाने वाले को भी शायद बर्बरी ये बोला जाता है। और बसरा किसकी नस्ल है, तो ये मुर्गी की नस्ल है, किसकी, मुर्गी की। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में देखिए 3 सदस्य थे। आया कब था, 1946 में आया था। अगर आपसे पूछे कैबिनेट मिशन आया, ये पॉलिटी से प्रश्न है भाई, आप लोग ध्यान रखेंगे, पॉलिटी से प्रश्न है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अगर आपसे पूछे इसमें सदस्य कितने थे, 3 थे। कौन कौन थे सदस्य, तो देखिए पैंथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर, ओ नो, पैंथिक लॉरेंस। आप लोग एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, तभी आप लोग को ये सभी चीजें पढ़ाया जाता है। एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, ठीक, एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो ये इसके सदस्य थे। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और इस समय वायसराय, जब कैबिनेट मिशन आया था तो इस समय वायसराय कौन था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय वायसराय भारत में वेवेल थे। कौन थे, वेवेल। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। एक और साइमन कमीशन भी अगर ऐसे पूछा जाता है कि कब आया था, तो देखिए अगर आपसे पूछे साइमन कमीशन भारत में कब आया था ना, साइमन कमीशन, तो देखिए एक तो आप लोग पूछेगा कि इसके गठन कब हुआ था, जब गठन पूछेगा 1927, लेकिन भारत कब आया था, तो 1928। अगर आपसे पूछे भारत में कहाँ आया था, तो ये भी बताएंगे मुंबई में। अगर आपसे पूछे कि इसके सदस्य कितने थे, अगर आपसे साइमन कमीशन में सदस्य कितने थे, तो इसमें सदस्य थे 7। इसके जब ये भारत में आया था तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे। कौन से नारे, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, साइमन गो बैक
के नारे लगाए गए थे, बहुत ही विरोध हुआ था इसके आने पर। और एक चीज़ और, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों कौन थे, अंग्रेज थे। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उस समय उस समय जो है अव्यवस्था थी, उसको संभालने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो ये कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, मैंने बताया, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और बेवल इस समय कौन थे, वायसराय थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। 28 में ये भारत आया था, और भारत आया कहाँ पे, मुंबई में, और इसमें सदस्य कितने थे, 7। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और इस दौरान जब ये भारत में आया था, कौन से नारे लगाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अगला प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों की स्थापना कब हुआ था, तो ये जो स्थापना होता है सेकंड 5 ईयर प्लान में हुआ था। कब होता, सेकंड 5 ईयर प्लान में ये स्थापना हुआ था, भिलाई दुर्गापुर। भिलाई कहाँ पे बना लगा था, तो ये सभी चीज़ें ये भी याद रखेंगे। भिलाई जो है आपको, ये छत्तीसगढ़ में लगा था। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे था, छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ में था। और ये किसके सहयोग से लगाया गया था, छत्तीसगढ़ में। ये सहयोग इसमें किया था आपके रूस के सहयोग से लगा था। किसके सहयोग से, रूस। अगर आपसे पूछे कि भिलाई किसके सहयोग से लगा था, तो ये जो है, ये भिलाई जो है, ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। ये कहाँ पे लगा था, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछे राउरकेला किसके सहयोग से लगा था, तो ये जो राउरकेला उड़ीसा में था, सॉरी हाँ, उड़ीसा में था राउरकेला। कहाँ पे था, उड़ीसा में। किसके सहयोग से लगा था राउरकेला, तो ये जर्मनी के सहयोग से लगा था। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से लगा था। और एक आपको बोकारो वाला याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बोकारो, अगर आपसे पूछे कि बोकारो स्टील प्लांट ये किसकी सहायता से लगा था, और किस, तो ये लगा था थर्ड 5 ईयर प्लान में। कब, थर्ड 5 ईयर, ये कब लगाया गया था, बोकारो स्टील प्लांट थर्ड 5 ईयर प्लान में। और इस समय जो है थर्ड 5 ईयर प्लान में लगाया गया था बोकारो। और इस समय ये किसके जो है कहाँ पे लगाया गया था, तो ये झारखंड में लगा था। कहाँ पे, झारखंड में लगा था। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। भिलाई, दुर्गापुरा एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण ये किसके सहयोग से हुआ, तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में। देखिए भिलाई जो था छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, इसमें मदद किया था कौन, रूस भैया मदद किए थे। और ब्रिटेन वाला जो है ये दुर्गापुरा में लगाया गया था, पश्चिम बंगाल में जो है। ब्रिटेन जो है की सहायता से लगा था, पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। और राउरकेला जो है ये उड़ीसा में लगा था, और ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी के संस्थापक कौन थे। देखिए फतेहपुर सीकरी के जो संस्थापक थे ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा के नोट करेंगे आप लोग। इसकी स्थापना अकबर करते हैं, और अकबर के बारे में झोली भर भर के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे झोली भर के प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग बोरा भर भर के प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये अकबर के समय में, और अकबर के बाद दरबार में कौन रहते थे, तो ये भी आप लोग बताएंगे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते, ओहो, अकबर के दरबार में कौन रहते थे, 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न पूछे किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में। अष्टप्रधान किसकी दरबार थी, तो वो आपके शिवाजी की थी। और 8 तेलुगु कवि किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके ही दरबार में एक संगीतकार थे, कौन थे, संगीतकार, सिंगर थे इनके दरबार में, कौन, जिनका नाम था तानसेन। कौन थे, तानसेन। ठीक। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे आईने अकबरी किसने लिखा था, आईने अकबरी किसने लिखा था, तो जो आईने अकबरी है इसको लिखे थे अबुल फजल। कौन लिखे थे, अबुल फजल आईने अकबरी लिखे थे। ठीक। और इसने ही एक क्या निर्माण करवाया था, इसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। दीन ए इलाही धर्म, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था। अकबर का 4 वर्षों तक संरक्षण कौन रहता था, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर का संरक्षण कौन होता था 4 वर्ष तक, तो अकबर का जो संरक्षण था वो था बैरम खां। कौन था, बैरम खां। तो इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये 4 वर्ष तक क्या हुआ, अकबर का क्या हुआ, संरक्षण रहा 4 वर्ष तक। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जब अकबर छोटा था तो वो इसके देखरेख में रहते थे। फतेहपुर सीकरी के संस्थापक कौन थे, तो अकबर थे, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किए थे। और दरबार में इनके 9 रत्न रहते थे।
एक सिंगर भी थे, कौन? तानसेन इनके दरबार के सिंगर थे। आईने अगर आपसे पूछे कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने किया था। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आईने अकबरी की किसने लिखा था? अबुल फजल लिखे थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म के बारे में प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म के 13वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है 23वें तीर्थंकर के बारे में। वैसे कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। आइए इसमें कुछ तीर्थंकरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक, पार्श्वनाथ। और इनका एक तो प्रतीक बता दीजिए क्या था? प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है, प्रतीक भी आप लोग याद रखेंगे। कुछ मुख्य हैं जो इनका याद रखेंगे, जैसे ये जो है पार्श्वनाथ है, ये थोड़े मुख्य हैं, तो इनका प्रतीक चिन्ह आप लोग सर पे याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे या फिर जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो आप लोग बताएंगे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? तो बैल इनका प्रतीक था। क्या था? बैल। बैल इनका प्रतीक था जिससे खेत जोता जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जो है ये दूसरे तीर्थंकर कौन थे, दूसरे जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे, तो अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ। और अजीतनाथ का आप लोग को पूछे कि इनका जो है तो वो क्या था, तो हाथी था इनका। क्या था? हाथी था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, प्रतीक है। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, या फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, या फिर जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएंगे आपको वास्तविक संस्थापक, ये हो जाएंगे आपकी कौन? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जो है, इनका जो है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछे क्या था, तो इनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो सिंह था। क्या था? यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि इनका प्रतीक क्या था, सिंह। सिंह मतलब क्या होता है? शेर। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था, तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका प्रतीक क्या था, तो इनका प्रतीक था सांप। क्या था? सर्प इनका प्रतीक था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या फिर संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक बैल था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ हुए। इनके जो है प्रतीक चिन्ह हाथी था। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर या फिर वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव, अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए उनको माना जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह कौन था, तो शेर था इनका प्रतीक चिन्ह। तो क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कि भारत में सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ठीक, अब ये क्या काम करता है कि सीमा पे सड़क बनाता है, यानी कि बॉर्डर पर क्या करता है, बॉर्डर पर क्या करता है, सड़क बनाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगली बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ सड़कों से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि सीमा सड़क संगठन का, अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर के लिए आप लोग जाएंगे कहाँ पे? दिल्ली में जाएंगे। कहाँ पे? दिल्ली में। अगर आपसे पूछे कुछ एडिशनल प्रश्न यहाँ पे पढ़े, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण कौन करता है, राष्ट्रीय जो मार्ग होते हैं उनको कौन बनवाता है, तो राष्ट्रीय जो मार्ग होते हैं उनका निर्माण जो है सरकार करता है। कौन सा सरकार करता है, तो यहाँ पे केंद्र सरकार करता है। कौन सा सरकार करता है? केंद्र सरकार करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जो राज्य वाला राज्य मार्ग होता है, राज्य मार्ग का निर्माण कौन करवाता है, तो इसका जो निर्माण है वो राज्य सरकार करवाता है। कौन करवाता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण कौन कराता है? राज्य सरकार कराता है। ठीक, और एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, जीरो माइलस्टोन कहाँ पे, अगर आपसे पूछे कि जीरो माइल स्टोन ये कहाँ पे है, जीरो माइल स्टोन, तो ये नागपुर में है। कहाँ पे? नागपुर में है। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं इस प्रश्न का
कि भारत में सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये बॉर्डर पे क्या करता है? सड़क बनाता है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कौन करवाता है? केंद्र सरकार करवाता है। और राज्य मार्ग का निर्माण कौन करवाता है? ये राज्य सरकारें करवाती है। 0 माइलस्टोन कहाँ पे है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे है 0 माइलस्टोन? नागपुर महाराष्ट्र में है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अंकलेश्वर जो है ये जो है गुजरात में है। गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। गुजरात। अगर आपसे पूछे कि अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि अंकलेश्वर ये प्रसिद्ध क्यों है, आखिर क्यों एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम, इसी वजह से क्या है ये प्रसिद्ध है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत में पेट्रोलियम के 5 क्षेत्र हैं, भारत में 5 क्षेत्र हैं पेट्रोलियम के, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं? तो ये तो असम में है, जहाँ पे डिब्रूगढ़ जहाँ पे है असम घाटी, यहाँ पे क्या है था, यहाँ पे जो पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, एक तो गुजरात में, अभी आप लोग ने यहाँ पे देखा गुजरात में, और जो अंकलेश्वर है ये है राजस्थान में भी पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में भी थोड़े पेट्रोलियम उत्पादन किए जाते हैं। मुख्य रूप से 5 है। और एक है आपका पूर्वी तट जो है, और एक है आपका पश्चिमी घाटी। कौन है? पश्चिमी घाटी। यहाँ से 5 क्षेत्र हैं जहाँ से भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि देखिए अंकलेश्वर जो है प्रसिद्ध क्यों है, तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात राज्य में ये स्थित है। भारत के 5 क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। एक तो असम घाटी है, और एक तो गुजरात राज्य है, राजस्थान राज्य है, पूर्वी तट है और पश्चिमी घाटी है। यहाँ पे क्या किया जाता है? पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अवध का अंतिम शासक कौन था? अगर अवध के अगर आपसे पूछे संस्थापक कौन था, संस्थापक, तो यहाँ इसके संस्थापक थे शहादत खां इसके संस्थापक थे। अंतिम नवाब पूछेगा अवध का, तो वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह थे अवध के अंतिम नवाब। और अवध के बारे में क्या पूछा जाता है कि इस पे कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किसने किया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अवध का जो विलय है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में कौन किया था, ब्रिटिश साम्राज्य में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये पूछा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। इसको डलहौजी ने किया था। कौन किया था? डलहौजी ने किया था। और कौन सा आरोप लगाया था, तो कुशासन का आरोप लगाया था। कौन सा आरोप लगाया था? कुशासन का आरोप लगाया था। और कब किया था इसका विलय? वो 1856 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो फिर यहाँ इन्हीं की जो है पत्नी वाजिद अली शाह की पत्नी कौन थी? पत्नी थी जिनका नाम था क्या? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल जो है इनको क्या बोला जाता था? महक परी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महक परी भी कहा जाता है। और इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व संभाला था। कहाँ से? 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो कहाँ से संभाला था? वो लखनऊ से संभाला था, या फिर आपको कहीं कहीं पे ऑप्शन में अवध भी मिल सकता है, वहां से संभाला था। वो क्षेत्र अवध का ही है जहाँ पे लखनऊ वर्तमान समय है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अवध को अगर आपसे पूछे कि चेरी किसने कहा था, अवध को चेरी किसने कहा था, तो चेरी एक प्रकार का फल है। और किसे अवध मतलब चेरी कहा था, तो डलहौजी ने कहा था। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डलहौजी ने इसे चेरी कहा था और ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। ठीक, तो आप लोग इतने प्रश्नों को याद रखेंगे। अवध का पूछे अंतिम शासक कौन था, तो अवध के जो अंतिम शासक थे वो वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। अवध के संस्थापक कौन थे, तो शाह आदत खां थे। अवध के संस्थापक कौन थे? शाह आदत खां थे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि अवध का विलय 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। कुशासन का क्या लगाया था? आरोप लगाया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी भी कहा जाता है, एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि महक परी, बेगम हजरत महल का अन्य नाम क्या है, तो महक परी ने कहा जाता है। यह 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो लखनऊ से करती हैं। लखनऊ जिसे अवध क्षेत्र में बसा हुआ था। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी। साइंस का प्रश्न है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह की अगर आपसे पूछे साइंस का ये प्रश्न है,
ये साइंस का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस क्लास के जितने भी प्रश्न हमने बताया अभी तक वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए जो है इसकी खोज हार्टज ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने किया था? हार्टज ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रकाश विद्युत प्रवाह की, अगर आपसे पूछे कि विस्तृत जो है अध्ययन किसने किया था, विस्तृत अध्ययन किसने किया था, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो है विस्तृत अध्ययन किए थे वो किए थे आपको आइंस्टीन ने किया था। कौन? आइंस्टीन ने किया था। और इनके लिए इनको नोबेल भी दिया गया, कब? 1921 में इनके लिए नोबेल दिया गया था। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके लिए इन्हें नोबेल दिया गया था 1921 में। और अगर आपसे पूछे कि हाँ, अगर आपसे पूछे रमन प्रभाव की खोज किसने किया था, अगर रमन प्रभाव पूछे, रमन प्रभाव की खोज किसने किया था, तब बताएंगे कौन किए थे? सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किए थे। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल मिला था। किसके लिए? इसके लिए 1930 में नोबेल मिला था। तो ये दोनों अलग अलग बात है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कुछ एडिशनल प्रश्न पूछे, अगर आपसे पूछे कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने? हेनरी बेकुरल ने किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, रेडियो सक्रियता की खोज। अगर आपसे पूछे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बता दीजिए, इसकी खोज किसने किया था, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने इसकी खोज किया था। और एक चीज और आप लोग बताएंगे, अगर आपसे पूछे परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। परमाणु में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने किया था, हार्टज ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज एग्जाम में पूछा गया, लेकिन विस्तृत अध्ययन किसने किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने विस्तृत अध्ययन किया था। इसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल मिला गया था। और सीवी रमन की खोज किसने किया था, सीवी रमन ने किया था। रमन प्रभाव की खोज किसने किया था, सीवी रमन ने किया था। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल मिला। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत दिया था वो फैराडे ने दिया था। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ, किस राज्य में है, तो देखिए नामेरी टाइगर रिजर्व जो है असम राज्य में है। कहाँ पे है? असम राज्य में है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, काजीरंगा जो है नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो असम में। अगर आपसे पूछे कि देहिंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, देम नेशनल पार्क असम में। अगर आपसे पूछे कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, असम में। अगर आपसे पूछे कि मानस कहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, मानस नेशनल पार्क, तो ये भी असम में है। तो 4 याद रखेंगे, मुख्य रूप से वहाँ पे 7 हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रानीपुर, कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ रहे, तो रानीपुर जो है टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो ये अपने उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा बना है, आप लोग बता दीजिए। 76 नंबर का जिला कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश का तो महाकुंभ बना है। कौन सा? महाकुंभ। ये अस्थायी जिला बना हुआ है महाकुंभ, 76वां जिला बना है, अस्थायी रूप से है। इसे कुंभ मेले के बाद में हटा दिया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि रामगढ़ विषधारी जो है, रामगढ़ विषधारी जो है, विषधारी ये नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आपके कर्नाटक, मिजोरम, सॉरी, ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। मिजोरम में है। तो इतनी टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। हमने क्या बताया कि नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये भारत के असम राज्य में है। कहाँ पे है? असम राज्य में। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम राज्य में, देहिंग नेशनल पार्क असम में, रायमोना नेशनल पार्क असम में, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में। ठीक, अब आते हैं हम लोग टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का मैंने बताया 76वां जिला कौन बना है, महाकुंभ बना है। रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क राजस्थान में है। डम्फा जो है टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये जो है मिजोरम में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना भैया, वो है आपकी वूलर झील।
अगर आपसे पूछे मीठे पानी की सबसे बड़ी, ये तो नहीं पूछ रहा है भारत में कि विश्व में, तो अगर भारत में पूछेगा, भारत में, तो आप लोग बताएंगे वूलर झील। कौन सा? वूलर झील। अब वूलर झील अगर आपसे पूछे है कहाँ पे, तो ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। डल झील पूछे तो भी कहाँ पे है? डल झील पूछे कहाँ पे है, तो भी जम्मू कश्मीर है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील बता दीजिए, तो जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विश्व में, तो हो जाएगा कौन सा? सुपीरियर झील। कौन सा हो जाएगा? सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील कहाँ पे है? तो ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पे स्थित है। यहाँ पे 5 झील है, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और सुपीरियर, कनाडा में यहाँ पे स्थित है। और अगर आपसे पूछे खारे पानी की झील के बारे में, खारे पानी की झीलों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि भारत में खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आप लोग बताएंगे चिल्का झील है। कौन सा? चिल्का झील है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, विश्व में सबसे बड़ी, तो कैस्पियन सागर बताएंगे। कौन बताएंगे? कैस्पियन सागर। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील अगर आपसे पूछे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड में सबसे गहरी झील बता दीजिए कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे कौन सी झील है? बैकाल झील है। कौन सी? बैकाल झील। और बैकाल झील कहाँ पे है? तो ये रूस में स्थित है। कहाँ पे? रूस, ठीक, साइबेरिया क्षेत्र में, वहां पे स्थित है। ठीक, तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर भारत में पूछे तो वूलर झील बताएंगे, अगर विश्व में पूछे तो सुपीरियर झील बताएंगे, अमेरिका और कनाडा के सीमा पे। डल झील और वूलर झील दोनों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो भारत में पूछेगा तो चिल्का झील आप लोग बताएंगे, और विश्व में पूछेगा कैस्पियन सागर बताएंगे। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो बैकाल झील है, वो रूस में स्थित है। कहाँ पे? रूस में स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कितनी सीट चाहिए होती है, तो लोकसभा का 1/10 सीट चाहिए होती है। कितना? लोकसभा का टोटल सीट का 1/10 सीट होना चाहिए, या फिर आप लोग कह सकते हैं टोटल सीट का 10% होना चाहिए। अब लोकसभा के बारे में अगर आपसे पूछे, लोकसभा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए। अगर आपसे पूछे कि ये किस अनुच्छेद में है, लोकसभा से संबंधित अगर अनुच्छेद आपसे पूछ ले, केवल सिंपल अनुच्छेद, तो आप लोग बताएंगे 81 में है। इसको क्या कहते हैं? लोकसभा को, इसको सदन का क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं प्रथम सदन, या फिर इसे बोलते हैं निम्न सदन, प्रथम सदन, या इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति इसको भंग कर देता है, तो इसको अस्थायी सदन भी बोलते हैं। तो इतनी इनकी इसको बोलते हैं। और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे लोकसभा के बारे में, अगर आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के वर्तमान विपक्ष के अध्यक्ष के बारे में आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताएंगे। और अगर आपसे पूछे कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, और लोकसभा का सत्रावसान कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है, या फिर अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का सत्राहूत कौन करता है, तो ये सभी चीजें कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय राष्ट्रपति हैं। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान समय उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कितनी सीट चाहिए होती है। तो लोकसभा का 1/10 चाहिए होती है, तब आप लोग उसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि नेता कौन है विपक्ष के, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे कमेंट में। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे लोकसभा को क्या कहते हैं, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में वर्णन है, और निम्न सदन इसे बोलते हैं, और प्रथम सदन भी बोलते हैं, इसे अस्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये भंग किया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा को भंग कौन करता है, या फिर सत्रावसान लोकसभा का कौन करता है, या फिर पूछे सत्राहूत कौन करता है, तो ये सभी काम राष्ट्रपति जी करते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? जगदीप धनखड़ है। और द्रौपदी मुर्मू हमारी क्या है? राष्ट्रपति महोदया हैं। अगला प्रश्न कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज क्या था? तो ये दीवाने अर्ज जो था उस समय जो है सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज सल्तनत काल का क्या था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सैन्य विभाग था। तो ये बातें आप लोग को एक तो ध्यान रखना है। दूसरा भाग अगर आपसे पूछे कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं, इसको आरिज ए मुमालिक भी कहते थे। क्या कहते थे? आरिज
आरिज ए मुमालिक। तो आप लोग कहेंगे कि एक चीज तो याद नहीं हो रहा है, आप एक और नाम बता रहे हैं, तो क्या किया जाए भैया, याद करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कौन किया था, दीवाने अर्ज की, अगर आपसे सल्तनत काल में अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो बलबन ने किया था स्थापना। कौन कहता है, बलबन ने इसकी स्थापना किया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो ये बातें आप लोग बता दीजिए। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे मजलिस ए खलवत किसे कहा जाता था, मजलिस ए खलवत अगर आपसे पूछे ये किसे कहा जाता था, तो ये जो है मंत्री परिषद को कहा जाता था। किसे, मंत्री परिषद को कहा जाता था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि मुशरिफ ए मुमालिक किसे कहा जाता था सल्तनत काल में, ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मुशरिफ ए मुमालिक सल्तनत काल में किसे कहा जाता था, तो मुशरिफ ए मुमालिक ये आय का लेखा जोखा लगते थे, आय का लेखा जोखा, या फिर वित्त मंत्री आप लोग बोल सकते हैं। लेखा जोखा रखने वाले को कहा जाता था। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए हमने क्या बताया आपको, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज क्या था, तो दीवाने अर्ज सल्तनत काल के दौरान एक सैन्य विभाग था। क्या था, सैन्य विभाग था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे दीवाने अर्ज को ही क्या कहते थे, इसको ही कहते थे आरिज ए मुमालिक। इसकी स्थापना किसने किया था, बलबन ने किया था। मजलिस ए खलवत कौन किसे कहते हैं, तो ये मंत्री परिषद को कहते हैं। मुशरिफ ए मुमालिक किसे कहते हैं, जो आय का लेखा जोखा रखता था, उस अधिकारी को कहते हैं। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो देखिए जो है पीटी द्वीप जो पक्षी अभ्यारण्य है वो लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप में हमारा सबसे छोटा जो है, हमारे सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन है, लक्षद्वीप है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ पक्षी अभ्यारण्य के बारे में देख लीजिए, जैसे पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे, पुलिकट झील कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है। तो पुलिकट जो है, पुलिकट जो पक्षी अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो वो भी आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। और कुछ अभ्यारण्य के बारे में अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे, अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे बोतला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, बेतला या फिर बोतला भी कहा जाता है, बोतला पक्षी अभ्यारण्य, तो ये आपके कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे, कर्नाटक में है। उसके बाद अगर रंगनाथ थट्टू अभ्यारण्य पूछे तो वो भी कर्नाटक में है। रंगनाथ थट्टू पक्षी अभ्यारण्य पूछे तो भी कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछे केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में। तो इस कुछ पक्षी अभ्यारण्य के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये लक्षद्वीप पे है। कहाँ पे, लक्षद्वीप पे है। पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। बोतला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वो है कर्नाटक में। और रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, वो भी कर्नाटक में है। कहाँ पे, कर्नाटक में। केवलादेव जो है अभ्यारण्य कहाँ पे है, वो भी आपके राजस्थान में है। चलिए बढ़ते हैं। वह क्रिया जिसमें एक पादप अधिपादप की तरह वृक्ष पर आता है, तो उसको कहते हैं सहभोजिता। क्या कहते हैं उसको, सहभोजिता। सहभोजिता, इसमें दो पौधे क्या करते हैं, साथ साथ विकास करते हैं, दोनों ओवरलैप किए हुए होते हैं, सहभोजिता, ठीक, इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग जानते हैं कि इसमें दो पौधे होते हैं, जिसमें से एक पौधे को क्या होता है, इसमें एक पौधे को क्या होता है, एक पौधे को क्या होता है, अधिक लाभ होता है, एक पौधे को अधिक लाभ होता है। और एक पौधा जो होता है वो एक पौधा, और इसमें जो दूसरा पौधा होता है, ऐसे लिखते हैं, सहभोजिता में जो दूसरा पौधा होता है ना, दूसरा पौधा वो क्या होता है, अप्रभावित होता है। कैसे, क्या होता है, अप्रभावित होता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। एक और इसमें देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि सहजीवी किसे कहते हैं, सहजीवी, दोनों के बीच में अंतर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सहजीवी किसे कहते हैं, तो इसमें दो पौधे को क्या होता है, दोनों पौधे को क्या होता है, इसमें आप लोग याद रखेंगे, दोनों पौधे क्या होते हैं, दोनों पौधे क्या होते हैं, साथ साथ विकसित होते हैं। क्या होते हैं, साथ साथ क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और इसमें क्या होता है, दोनों पौधे को क्या होता है, दोनों
पौधों को क्या होता है, दोनों पौधों को क्या होता है, सहजीवी में क्या होता है, दोनों पौधों को लाभ होता है। क्या होता है, दोनों पौधों को लाभ होता है। ठीक। और पहले वाले में सहभोजी में क्या हमने बताया कि दोनों पौधे को लाभ, इसमें किसी एक पौधे को लाभ होता है और एक पौधा बिल्कुल अप्रभावित होता है। और सहजीवी में क्या होता है, इसमें दोनों पौधे साथ साथ विकसित होते हैं और जिसमें से दोनों पौधों को साथ साथ लाभ होता है। मृतोपजीवी किसे कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे कि मृतोपजीवी पौधे किसे कहते हैं। तो देखिए, मृतोपजीवी अगर आपसे पूछे, मृतोपजीवी पौधे क्या कहते हैं, तो ये जो भोजन है ये कहाँ कैसे बनाते हैं, यही बता दीजिए। तो ये मृत जीवों से क्या करते हैं, मृत जीवों से अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। मृत जीवों या फिर आप लोग कहते हैं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि वह क्रिया जिसमें एक पादप अधिपादप की तरह वृक्ष पर आता है। तो देखिए, किसी वृक्ष पे एक पादप अधिपादप की तरह आता है। कोई बड़े वृक्ष पे कोई छोटा वृक्ष आ जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बड़े वृक्ष को, वो क्या होता है, बड़ा वृक्ष जो होता है वो अप्रभावित होता है, जबकि एक जो पौधा होता है जो आता है उसको लाभ मिलता है। तो ये होता है सहभोजिता। ठीक, इसको सहभोजिता कहते हैं। और सहजीवी क्या कहते हैं, इसमें दोनों पौधे साथ साथ जो है बढ़ते हैं और इसमें दोनों पौधों को साथ साथ लाभ होता है, उसको सहजीवी बोलते हैं। ठीक। और अगर आपसे पूछे कि मृतोपजीवी किसे कहते हैं, जो मृत जीवों से अपने भोजन बनाते हैं या फिर सड़े गले पौधे से अपना भोजन बनाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है आईएमएफ। कौन जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है। ठीक, आईएमएफ जिसे अंतरराष्ट्रीय क्या कहते हैं, मुद्रा कोष कहते हैं, आईएमएफ जारी करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे बोलते हैं, ये जारी करता है। अगर आपसे पूछे कि मेरे पे वर्ल्ड डेवलपमेंट जो है रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये विश्व बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है, विश्व बैंक। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। आईएमएफ और विश्व बैंक की दोनों की स्थापना अगर आपसे पूछे, इसको जुड़वा बहन भी बोलते हैं। 1945 में स्थापना हुई थी और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इन दोनों की स्थापना हुई थी। मानव विकास सूचकांक अगर आपसे पूछे, मानव विकास सूचकांक, तो ये सूचकांक कौन जारी करता है, मानव विकास सूचकांक। तो ये ये जारी करता है यूएनडीपी, मानव विकास सूचकांक, ये यूएनडीपी जारी करता है। और इसमें वर्तमान समय भारत का जो स्थान है 134वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, तो प्रेस फ्रीडम जो है इंडेक्स ये जारी करता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है, ये जारी करता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के इस समय 159वें स्थान है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर का प्रश्न था। 159वें स्थान पे भारत इस समय है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, आईएमएफ की हेड कौन है, क्रिस्टलीन जॉर्जिवा है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको कहते हैं, 1945 में स्थापना, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक के पूछे, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, इसके हेड है अजय बंगा, 1945 में स्थापन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। और यूएनडीपी 134 जो है स्थान पे है मानव विकास सूचकांक में, इसे जारी करता है कौन, यूएनडीपी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट जारी करता है, 159वें स्थान पे भारत है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जंगलवासियों को क्या कहते थे। देखिए, जो प्राचीन भारत के जो जंगलवासी उसको कहते हैं निषाद। क्या कहते हैं, निषाद। अगर आपसे पूछे जो एकलव्य थे वो किस बिरादरी के थे, अगर आप लोग महाभारत देखे हो तो जो एकलव्य थे वो निषाद जाति के थे। ये जो निषाद जाति के लोग जो होते हैं ये क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। ये क्या होते थे, शिकारी होते थे। कभी कभी ये जीवन यापन के लिए क्या होते, मछली पालन भी करते थे, तो मछुआरे भी होते थे, मछुआरे। और ये क्या काम करते थे, पर्वतारोही भी होते थे, पर्वतारोही भी होते थे। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि
ओंग जनजाति कहाँ पाई जाती है, या फिर ओंग जनजाति या सेम्पेन जनजाति भारत में सोमपेन नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ये तमिलनाडु में नहीं, ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी थी क्या? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी थी, लेकिन इसका जो नाम है वो वर्तमान समय में परिवर्तन कर दिया गया था। अब परिवर्तन कर दिया गया, अब इसकी राजधानी है श्री विजयपुरम हो गई है। क्या हो गई है? श्री विजयपुरम हो गई है, मतलब पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार की अब राजधानी हो गई है श्री विजयपुरम। तो हम क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं? अगर आपसे पूछे माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। एक और जनजाति अगर आपसे पूछे एबोर्जियंस जनजाति कहाँ पाई जाती है? एबोर्जियंस जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि प्राचीन भारत में जंगलवासी को क्या कहते हैं। तो प्राचीन भारत के जो जंगलवासी होते हैं उनको निषाद कहते हैं, और ये शिकारी और मछुआरे भी होते हैं, पर्वतारोही भी होते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ओंग और सेम्पेन नामक जो जनजाति हैं ये अंडमान निकोबार के में रहती हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, अब वर्तमान समय में इसका नाम बदल गया है, श्री विजयपुरम हो गया है। ये करंट अफेयर का प्रश्न था, इसे आप लोग याद रखेंगे। और माओरी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। एबोर्जियंस जनजाति जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं उनको एबोर्जियंस कहते हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन क्षेत्र में भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? कौन क्षेत्र भारत का जैव विविधता? तो ये करता है आपकी पश्चिमी घाट। कौन करता है भारत में? तो ये पश्चिमी घाट करता है। और पश्चिमी घाट को ही क्या बोलते हैं? इसे सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जो है जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो ये अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है। और अमेजन वर्षा वन कहाँ पे है? ये दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है। इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और जैव विविधता दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को मनाया जाता है। यार 22 मई को मनाया जाता है, गलत हो गया। 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। और जो है जैव विविधता दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपको 22 मई के दिन मनाते हैं। 22 मई। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो ये हम लोग 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधि करता है। तो ये करता है पश्चिमी घाट। इसको पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। विश्व में जो सर्वाधिक जो है जैव विविधता वो कहाँ पाई जाती है? अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है। अमेजन वर्षा वन कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। जैव विविधता दिवस हम लोग 22 मई को मनाते हैं, और जो है 22 मार्च के दिन हम लोग जल दिवस मनाते हैं, और 22 अप्रैल के दिन हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। डेबसा पास, दर्रा, पास को भी बोलते हैं दर्रा को ही बोलते हैं पास, आप लोग जानते हैं। ठीक, तो देखिए जब आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। और दर्रा का मतलब भी होता है रास्ता, जिससे क्या होती है? नदियां आगे बढ़ती हैं। ठीक, और पास होते हैं तो आप लोग आगे बढ़ते हैं, तो दोनों सेम बात है। तो देखिए जो डेबसा जो है पास जो है या फिर दर्रा कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये बातें आप लोग को नहीं भूलना है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? कुछ दर्रे के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग चले जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। खारदुला दर्रा अगर आपसे पूछे, खारदुला, और फिर आपको चांगला दर्रा पूछ ले, चांगला दर्रा पूछ ले, तो ये सभी जो है ये लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में है।
अगर आपसे पूछे कि सेनकोट दर्रा कहाँ पे है, सेनकोट दर्रा कहाँ पे है, तो ये केरल में स्थित दर्रे हैं। अगर आपसे नाथुला और जयलेपला दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है, नाथुला, और अगर आपसे पूछे कि जयलेपला दर्रा कहाँ पे, जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये दोनों दर्रे जो है आपके सिक्किम में, कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि डेवसा पास या फिर दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन ज्योग्राफी का है। ठीक, और बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर राज्य में। खारदुल्ला और चांगला दर्रा ये लद्दाख राज्य में। सेनकोट दर्रा कहाँ पे, केरल में है। और नाथुला और जयलेपला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जाइलम क्या कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम जो है ये जल का, हमारे जो पौधे हैं, ये एक तरह का ऊतक होता है पौधे में पाया जाने वाला, और ये क्या काम करता है, जाइलम जल का वहन करता है। क्या काम करता है, जल का वहन, मतलब परिवहन या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। अगर आपसे पूछे हमारे शरीर में खनिज का वहन कौन करता है, खनिज का वहन कौन करता है, तो हमारे शरीर में जो खनिज का वहन करने का काम करता है वो कौन सा ऊतक करता है, वो करता है हमारे शरीर में नहीं, पौधे में फ्लोएम करता है, फ्लोएम। ठीक, अगर आपसे पूछे हमारे से, अब हमारे जो पत्तियों का कार्य क्या होता है, पत्तियों का कार्य क्या होता है, तो ये पौधे में वाष्पोत्सर्जन करती है, वाष्पोत्सर्जन करती है, और शोषण करती है पौधे, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बनाती है। ठीक, तो इतना कार्य होता है पत्तियों का पौधों में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जाइलम क्या काम करता है, तो जाइलम जो है जल का वहन करता है। उसके बाद जो है खनिज का वहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। और पत्तियां का कार्य क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन, शोषण और भोजन, ये पत्तियों का कार्य होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद, आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को नहीं लाइक कर पाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक, जय हिंद।